हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी खुश ही होंगे। बच्चों, आज हम व्याकरण स्टार्ट करने वाले हैं एकदम बेसिक से, जिसमें से पहला टॉपिक है वर्ण। और ये क्लास सिर्फ एग्जाम के बेसिस, जो चीज़ एग्जाम में पूछा जाता है उसी पर आधारित किए जाएंगे और फर्स्ट डिवीजन करने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं वर्ण से। तो देखो, सबसे पहले वर्ण वर्ण होता क्या है? वर्ण किसको बोलते हैं? अक्षर को। वर्ण किसको बोलते हैं? अक्षर को ही क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। जैसे ये ओ, ये क्या है? वर्ण है। या तो तुम उसको अक्षर भी बोल सकते हो। और वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला कहते हैं। इसमें से सबसे पहले वर्ण का भेद अगर बात किया जाए तो वर्ण के कितने भेद होते हैं? हम्म, तो वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के दो भेद होते हैं। होता नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट पूछता है तो याद कर लेना। वर्ण के दो भेद होते हैं, एक होता है स्वर्ण वर्ण, एक होता है व्यंजन वर्ण। अगला क्या है? स्वर्ण वर्ण के भेद। स्वर्ण भेद का परिभाषा नहीं पूछता, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है, तो जो पूछता है हम उसी पे ज्यादा फोकस करेंगे, आलतू फालतू वाली चीजों को नहीं। जैसे स्वर का भेद। अब स्वर का भेद कितने होते हैं? तो तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। याद रखना, स्वर के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं उसको याद रखना। एक होता है हर्ष, दूसरा होता है दीर्घ, तीसरा होता है प्लुत। क्या होता है? हर्ष, दूसरा दीर्घ, तीसरा प्लुत होता है। अब ये हर्ष, दीर्घ और प्लुत में किस तरह का क्वेश्चन आता है? इसमें बोलेगा निम्नलिखित में कौन सा हर्ष है, कौन सा दीर्घ है, कौन सा प्लुत है। तो समझो इसको क्या बोलते हैं। हर्ष किसको बोलते हैं? जिसमें एक मात्रा लगा हो, जिसमें एक मात्रा लगा रहे, यानी एक अक्षर। जैसे यहाँ पे आ देखो, सिर्फ एक अक्षर है, एक मात्रा, इसी को बोलते हैं। उसी तरह हर्ष ही, इसमें भी एक मात्रा लगा है। उसी तरह यहाँ पे हर्षा हो, यहाँ पे री। तो ये सब क्या है? हर्ष है। जिसमें दीर्घ में, जिसमें दो मात्रा लगा हो उसको बोलते हैं दीर्घ। यानी देखो यहाँ पे आ, उसके आधार दीर्घ ही, फिर दीर्घ हो, यहाँ पे अ जो आ, तो दो मात्रा लगा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे? दीर्घ बोलेंगे। अगला क्या है? प्लुत। प्लुत में क्या होता है? जिस तरह लिखा रहेगा उसमें हे राम, हे कृष्ण, यानी इसमें विस्मय आदि बोधक का चिन्ह लगा रहेगा, हे राम, यानी लंबा उच्चारण होता हो, उसी को बोलेंगे प्लुत। तो सही याद कैसे करेंगे? वर्ण सीधी सी याद रखना बच्चे। क्या याद रखेगा? जैसे ओ आ सही दीर्घ सौ दीर्घ। एक होता है हर्ष, दूसरा होता है दीर्घ, फिर एक हर्ष दूसरा दीर्घ, एक हर्ष दूसरा दीर्घ होता है। समझ में आया इतना सा? चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब है अगला संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर किसको बोलते हैं? तो याद रखना, संयुक्त स्वर ए को, जो ए ऐसे लेकर आ विसर्ग आ तक आता है, ये सभी क्या है? संयुक्त स्वर है। क्या है ये? संयुक्त स्वर है। अगला क्या है? व्यंजन वर्ण। तो इसमें याद रखना, व्यंजन वर्ण में, व्यंजन वर्ण के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो व्यंजन वर्ण के तीन भेद होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो याद रखना, व्यंजन वर्ण वर्ण के तीन भेद होते हैं। कौन सा? एक स्पर्शी, दूसरा अंतःस्थ, तीसरा उष्ण वर्ण। क्या है? स्पर्शी, अंतःस्थ और उष्ण वर्ण। तो एक बार तुम अपने मुंह में उच्चारण कर लो, स्पर्शी, अंतःस्थ और उष्ण व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? स्पर्शी, अंतःस्थ और उष्ण व्यंजन होते हैं। व्यंजन वर्ण के कितने? तीन भेद होते हैं। कौन कौन? स्पर्शी, अंतःस्थ और उष्ण व्यंजन होते हैं। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है। तो अब अगला सवाल है कि वर्णों का उच्चारण। तो वर्णों का उच्चारण कैसे करते हैं? कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है प का उच्चारण कहाँ होता है, च का उच्चारण कहाँ से होता है, ट का उच्चारण कहाँ से होता है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो बस उसको तुमको कुछ नहीं याद रखना है। बस याद रखना क्या है? बस ये ट्रिक याद है। इस ट्रिक से तुम क्या करोगे? उसका उच्चारण आसानी से तुम निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखे क्या है? एक कहानी सुनाते हैं। एक पापा था, एक बेटा था। तो पापा के पास गया बेटा मांगने के लिए एक गाड़ी। तो बोला बेटा तुमको कौन सा गाड़ी चाहिए? तो उसने जवाब दिया पापा हमको केटीएम दो। कौन सा? केटीएम गाड़ी मांग दिया। वही चीज यहाँ पे लिखे हैं, देखो, केटीएम दो। क्या लिखे हैं? केटीएम। केटीएम कैसे लिखते हैं? तो केटीएम, केटीएम डी ओ, दो। केटीएम दो किससे मांगा? तो पापा से मांगा। इसी में ट्रिक छुपा हुआ है। तो अब देखो केटीएम दो। तो देखो को, अब नीचे में लिखना क्या है? को के बाद क्या आता है? चौक, चौक के बाद तो, उसके बाद तो, उसके बाद पॉप, तो यही आता है ना। अब देखो, के से क्या होता है? कंठ होता है। के से कंठ। यानी तुम लोगों को अगर पूछेगा को वर्ग, ये को क्या है? ये को वर्ग, यानी को खो गो गो। तो अगर तुमको किसी से भी पूछेगा बताओ बच्चा खो का उच्चारण कहाँ से होता है? तो केटीएम दे को, तो यानी को खो, यानी ये क्या कंठ से उच्चारण होता है। कहाँ से? कंठ का उच्चारण होता है। उसी तरह टी, टी से क्या होता है? तालु। नहीं, टी से क्या होता है?
तालु। तालु से उच्चारण किसका होता है? चौ छौ का। चौ छौ का कोई भी अक्षर हो तो उसका उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से। उसी तरह एम, एम से क्या होता है? मुर्दा। और मुर्दा से उच्चारण किसका होता है? टो वर्ग का। कहाँ से? तो टो वर्ग का होता रहता है मुर्दा। उसके बाद टी, टी से क्या होता है? दंत। टी से क्या होता है? दंत होता है। और दंत से किसका होता है? तो वर्ग। तो वर्ग का उच्चारण कौन सा होता है? दंत से। उसी तरह यहाँ पे लिखे ओ से होता है बच्चों ओष्ठ। क्या होता है? ओष्ठ। ओष्ठ का उच्चारण कौन सा होता है? प वर्ग का। जितना भी प वर्ग का है इन सभी का उच्चारण कौन सा होता है? प वर्ग से। अगर तुम लोगों को अगर पूछ दिया जाए बताओ तो ठो का उच्चारण कौन सा होता है? तो ठो का उच्चारण कौन सा होता है? तो तुम इस डायरेक्ट ये कहना केटीएम तो टो क्या होता है? केटीएम मो से यानी मुर्दास। टो ना आता ना तो टो का वर्ग का है, इसका मतलब ये कहाँ से होगा? मुर्दा होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ बच्चे याद करना होता है। इतना तो समझ में आ गया तो आगे देखो। आगे क्या है? ओ आ हो विसर्ग का उच्चारण कौन सा होता है? कंठ से। तुम ऐसे भी याद रख सकता है। ओ आ हर्षई दुर्गई। ओ आ हर्षई दुर्गई हर्षऊ दुर्गो। ओ आ हर्षई दुर्गई कैसे? तो देखो अगर हम यहाँ पे लिखें ओ आ हर्षई दुर्गई, इसके अलावा तुम लिख दो हर्षऊ दुर्गो। यहाँ से ओ आ का उच्चारण कंठ से, हर्षई दुर्गई का उच्चारण तालु से, हर्षऊ दुर्गो का उच्चारण ओष्ठ से। ऐसे भी याद रख सकते हो। तो ओ आ हर्षई ओ आ कहाँ से होता है? तो कंठ से। यहाँ पे एक चीज और याद रखना, हो होता है। हो का उच्चारण कहाँ से होता है? तो कंठ से। इसको याद करना पड़ेगा। उसके बाद विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से। बस इतना याद रखना, हो और विसर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से। और ऐसे ओ आ हर्षई दुर्गई हर्षऊ दुर्गो। उसके बाद है हर्षई दुर्गई, हर्षई दुर्गई तालु से। उसके बाद इसमें यो याद रखना, यो। क्या याद रखना? यो याद रखना। यो का उच्चारण कहाँ से होता है? तो तालु से। तो यो का उच्चारण तालु से होता है। यहाँ इसको क्या पढ़ते हैं? तालव्य स्वर नहीं, तालम सब बोलते हैं ना, तालम स्वर, तालम। तो से तालु, तालव्य स्वर। तो आ गया तो से तालव्य स्वर, तो से तालु। ये तो ऐसे भी याद हो गया नहीं, तालव्य स्वर। लेकिन इसमें भूलने वाला क्या है? यो। तो यानी यो का उच्चारण रहना कहाँ से होता है? तालु से। यो का उच्चारण तालु से होता है। आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पे री है, मूर्धन स्व। मूर्धन स्व तो मुर्दा ऐसे भी आ गया। मूर्धन स्व तो मो से मुर्दा, मूर्धन स्व। रो, इसमें दो चीजें रहना, रो और री। रा री रा री रा री, रा री रा री रा री। रा री का उदाहरण उच्चारण कौन सा होता है? मुर्दा से। रा री का उच्चारण मुर्दा से। रा री का उच्चारण कौन सा होता है? तो मुर्दा से होता है। आगे बढ़ते हैं। लो, उसका दंत स्व। इसको क्या पढ़ते हैं? दंत स्व। तो दंत स्व तो ऐसे भी दंत आ रहा है तो इसको भी याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन लो याद रखना। लो, लो योरो लो। दांत में से भी सत रहा है योरो लो। बोलो उच्चारण योरो लो। तो दांत में सब है ना जी, तो जी दांत में तो ऐसे भी इसे याद रखा दांत से। तो ये याद आसानी से हो गया। आगे बढ़ते हैं। हर्षा उद्र को ओ आ हर्षा इत्र गई हर्षा उद्र को। हर्षा उद्र को कहाँ से? ओष्ठ से। यहाँ पे ओष्ठ से। तो हर्षा उद्र का कहाँ से उत्तर डालता है? ओष्ठ से। आगे बढ़ते हैं। ए और ए का उच्चारण कौन सा होता है? तो यहाँ से दो उच्चारण, एक होता है इसका होता है कंठ तालव्य। इसका मतलब क्या होता है? कंठ और तालु से। कंठ और तालु से होता है। ए का उच्चारण कौन सा होता है? कंठ और तालु से उच्चारण होता है। उसके बाद इसको याद रखना चाहिए, वो का उच्चारण कहाँ होता है? दंतोष्ठ से। यानी दंत और घोष्ठ दोनों से वो का उच्चारण होता है। दंत और ओष्ठ से यानी दंतोष्ठी। अगला है अंघो, न्यो, मूर्धंत नो, धंत नो, मो। इन पांचों अक्षर, कितना अक्षर है? एक दो तीन चार पांच, पांच पांच अक्षर है। इस पांचों अक्षरों का उच्चारण कौन सा होता है? नसिका से। कहाँ से? नाक से। कहाँ से होता है? तो नासिका से यानी नाक से। नासिका से, नाक से। अच्छा, नाक से बोलने वाले कितने अक्षर हैं? एक दो तीन चार पांच, पांच अक्षर है। इसलिए इसको बोलते हैं पंचमा अक्षर। क्या बोलते हैं इसको? पंचमा अक्षर भी बोलते हैं। नसिका को क्या बोलते हैं? पंचमा अक्षर भी कहते हैं। नसिका को क्या बोलते हैं? पंचमा अक्षर भी कहते हैं। याद रहेगा ना? चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, इतना ही चीज है याद करने का, बस इससे ही क्वेश्चन बनता है मैक्सिमम। इसी से क्वेश्चन आएगा। लेकिन कभी कभी इधर से भी क्वेश्चन आता है। इस भी इधर नोट में लिखे हैं, तुम लोगों को भी नोट में इसको लिख लेना है। नोट में क्या क्या लिखना है सब तो बता दीजिए। तो यहाँ देखो, व्यंजन के अंत में हलंत, एक को क्या पढ़ते हैं? हलंत। जैसे ना तो है, तो ऐसे हलंत बोलते हैं ना इसको, तो हलंत पढ़ते हैं। यानी हलंत लगाने पर उसका अमाउंट क्या हो जाता है? तो आधा हो जाता है। क्या हो जाता है? आधा। इसमें अगर हलंत लगा दे इसका मतलब तो का मान क्या हो गया?
आधा हो गया, इसका ता आधा तो नहीं बोलेंगे पार्टिशन। तो यानी इसका मान क्या हो जाता है? आधा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। व्यंजन के अंत में हलन लगाने पर उसका मान क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नो, यहाँ पे देखो नो का उच्चारण ध्यान से यहाँ पे देते एक चीज। नो का उच्चारण, नो का उच्चारण कहाँ से होता है? तो नासिका से। आप मियाँ तो बताएं, यही ना? सॉरी, यहाँ पे नासिका से होता है कि नहीं होता है? तो नो का उच्चारण कहाँ से होता है? नासिका से। लेकिन कभी कभी बच्चों नासिका का ऑप्शन ही नहीं दिया रहता। जब नासिका का ऑप्शन ही नहीं दिया रहेगा तो क्या मारेगा? वही केटीएम दो। तो क्वेश्चन कौन सा होता है? नो क्वेश्चन मुर्दा से। तुम क्या मारेगा? मुर्दा। अगर नासिका ने दिया रहेगा तो हम मारेंगे मुर्दा। इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन दिया रहेगा, इसलिए ध्यान से देना है। तो अगर यहाँ पे रहता है यो का उच्चारण कहाँ होता है? यो का। अगर यो का उच्चारण होता है तो ऐसे तालु से नहीं, केपीएन रूप से तालु से। लेकिन नासिका दिया रहेगा तब नासिका मारेंगे, नासिका नहीं दिया रहेगा तब क्या मारेंगे? तालु। ये बात समझी? समझी रे? चलो आगे अब बढ़े। नौ का उच्चारण कहाँ से होता है? तो मुर्दा या तो नासिका। इसी तरह तुम भी बना सकते हो। अगर यहाँ पे नो रहता मूर्धा दंत में, तो अगर नसिका होता तो नसिका मारेंगे। अगर ई नहीं रहेगा तो तब मारेंगे क्या? देखो केपीएम दो, तो यहाँ दो से जाते हैं, यानी दंत से होता है। क्या होता है? दंत। नो। ऐसे तो मुर्दा नसिका ही होना चाहिए। ऐसी नो गया तो किसका? मुर्दा। अच्छा, प्रत्येक वर्ण का पहला अक्षर और चौथा अक्षर महाप्राण होता है। क्या होता है? महाप्राण होता है। इसको समझो। जैसे हम कोई अक्षर ले लिए, ओ आप पैदा का छो छो भी ले सकता है, लेकिन यहाँ पे हम लिए हैं को प गो गो अंगो। इसको ध्यान से समझो। देखो इसमें यहाँ पे क्या है? प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है? महाप्राण होता है। क्या होता है? महाप्राण होता है। कौन? दूसरा और चौथा अक्षर क्या होता है? महाप्राण। चाहे कोई भी अक्षर हो, ठीक है। जैसे हम एक उदाहरण लिए क ख ग घ अंगो ले लिए हैं, तो यहाँ पे दूसरा दूसरा क्या है? खो। चौथा क्या है? गो। खो और गो ये क्या है? महाप्राण। तो ये दोनों क्या है सर? तो ये दोनों क्या होता है? अल्प प्राण होता है। क्या होता है? अल्प प्राण। यानी पहला और तीसरा क्या होता है? अल्प प्राण, और दूसरा और चौथा महाप्राण। अगर हम तुमको यहीं पे अगर बात किया जाए तो बता इसमें चो छो जो झो यो, इसमें पहला और तीसरा क्या होगा? अल्प प्राण। ये भी क्या होगा? अल्प प्राण। नेक्स्ट, लेकिन दूसरा और चौथा क्या होगा? महाप्राण। दूसरा और चौथा क्या होगा? महाप्राण। वही चीज यहाँ पे लिखे हैं। एक को याद रहेगा तो दूसरा आसानी से याद हो जाएगा, इसलिए एक ही चीज लिखे हैं कि प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है? महाप्राण होता है। क्या होता है? महाप्राण होता है। इसमें खो और गौ क्या है? महाप्राण। इसमें दिया रहेगा ऑप्शन में निम्नलिखित में कौन महाप्राण है, निम्नलिखित में कौन अल्प प्राण है। तो बस इसे याद रखना। पहला और तीसरा अल्प प्राण, और दूसरा और चौथा महाप्राण। सीधा याद रखना, दूसरा और चौथा महाप्राण होता है, तो अल्प प्राण आसानी से याद हो जाएगा। अगला क्या है? नसिका। नसिका को पंचमा अक्षर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पंचमा अक्षर। क्यों बोलते हैं कि नसिका थी? क्या 1 2 3 4 5, ये तो पहले बता दिए। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पंचमा अक्षर भी बोलते हैं। अगला, हिंदी में उद्धरण। हिंदी में उद्धरण के चिन्ह कितने होते हैं? तो दो होते हैं, याद रखना। हिंदी में उद्धरण चिन्ह कितने होते हैं? तो दो। हिंदी में उद्धरण चिन्ह कितने होते हैं? तो दो होते हैं। अगला, अगला है स्वर तंत्रियों के दो भेद होते हैं। बस इसको याद रखना, स्वर तंत्रियों के दो भेद होते हैं। पहला क्या? एक होता है घोष, दूसरा होता है अघोष। एक होता है घोष और दूसरा अघोष। घोष को ही सघोष बोलते हैं। घोष को ही सघोष बोलते हैं, यानी घोष को ही क्या बोलते हैं? सघोष बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है? अघोष। स्वर तंत्रियों के कितने भेद होते हैं? तो दो भेद होते हैं। तो कौन सा? एक घोष, दूसरा अघोष। याद रहेगा ना? घोष और अघोष। सर जी घोष अघोष क्या है? देखो घोष का यहाँ पे लिख दिए, जिस व्यंजन का उच्चारण में कंपन होता हो। क्या बोल रहे हैं? कंपन होता हो, उसे घोष कहते हैं। क्या कहते हैं? घोष कहते हैं। और जिस व्यंजन का उच्चारण में कंपन उत्पन्न नहीं होता हो, उसको क्या बोलेंगे? अघोष कहेंगे। क्या कहेंगे? अघोष कहेंगे। आगे बढ़े। अच्छा, ट्रिक कैसे याद रखेंगे सर? ये कैसे याद रखेंगे? देखो यहाँ पे ट्रिक लिखे। ट्रिक क्या है सर? अघोष किसको बोलेंगे? अघोष उसको बोलेंगे कि शुरू का दो अक्षर, क्या बोल रहे हैं? शुरू का दो अक्षर जो भी होगा वो सभी क्या है? अघोष है। क्या है? अघोष है। शुरू का दो अक्षर के सभी क्या है? अघोष है। और घोष कौन सा होता है? घोष बाकी सब घोष होता है। शुरू का दो अक्षर सभी वर्ग का क्या होता है? अघोष। और बाकी सब क्या होता है? घोष। जैसे यहाँ पे हम एक उदाहरण लिए हैं, जैसे देखो को खो गो घो अंगो, इसमें पहचानना है कौन अघोष है, कौन सा घोष है।
तो यहाँ पे देखो शुरू का 2 अक्षर है, क और ख। शुरू का 2 अक्षर ये हुआ? नहीं, ये क्या है? अघोष है। अब बाकी ये सब क्या है? घोष है। बाकी सब क्या है? घोष है। समझ में आया इतना? इतना ही तुम लोगों को वर्ग में पढ़ना है और इसी से तुमको 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाएगा आसानी से। टेस्ट दिया होगा तो मिलता होगा। मिला है रे? तो इससे तुमको 4 से 5 नंबर आसानी से इस वर्ण से मिल जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान में ये याद रखना बचना, शुरू का 2 अक्षर होता है अघोष, लेकिन इसमें तालम स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व ये तीनों भी क्या है? अघोष है। ये भी याद रखना, तालम स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व तीनों क्या है? अघोष है। तालम स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व ये क्या है? अघोष है। समझ में आया? तो ये क्लास उन लोगों के लिए बच्चों हैं जो क्लास 10वीं और 12वीं का एग्जाम देने वाला है और जो क्लास 10वीं और 12वीं में पढ़ता है, उन लोगों के लिए ये क्लास है। ठीक है, तो अब आओ हम कुछ और चीज, यहाँ तक तुमको समझ में आया कि नहीं आया? ये बताओ, आ गया ना? अब देखो यहाँ पे कुछ घेर के लिखे हैं इस साइड में, और ये याद रखना है, एकदम डायरेक्ट याद रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे आता है। बोलेगा की सर जी? तो देखो, बोलेगा निम्नलिखित में कौन अंतःस्थ व्यंजन है? ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है अंतःस्थ व्यंजन, तो याद रखना अंतःस्थ व्यंजन में मात्र 4 ही को चीज होता है। अंतःस्थ, यो रो लो बो, याद रखना, यो रो लो वो, ये 4 अक्षर क्या है? अंतःस्थ व्यंजन है। क्या है? अंतःस्थ व्यंजन है। ये 4 अक्षर क्या है? अंतःस्थ। बताओ तुम लोग, अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन होता है? तो योरो लोभ, योरो लोभ, योरो लोभ क्या है? अंतःस्थ व्यंजन है। इससे तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए, एक ना दो। और उसके बाद है उष्ण वर्ण। उष्ण वर्ण क्या होता है? तो याद रखना, योरो लोभ के बाद कौन सी आता है? तालम स्व, मूर्धन्य स्व, धन स्व हो, नहीं? तो उस अगला अक्षर क्या होता है? उष्ण वर्ण होता है। तो तालम स्व, मूर्धन्य स्व, धन स्व हो, योरो लोभ अंतःस्थ वर्ण, तालम स्व, मूर्धन्य स्व, धन स्व क्या हो, क्या होता है? उष्ण वर्ण होता है। क्या होता है? उष्ण वर्ण होता है। अब देखो संयुक्त व्यंजन वर्ण क्या है? संयुक्त व्यंजन वर्ण, संयुक्त व्यंजन वर्ण क्या होता है? और बात कौन सी होता है? अक्ष तर ज्ञ, है ना? अक्ष तर ज्ञ। अरे यहाँ पे सौ और हाथ दोनों ने दे दिए हैं, क्यों कहाँ पे गलत बोल रहे हो? सॉरी बच्चों, यहाँ पे हो नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? स्रो। क्या है ये? स्रो हो, अक्षोत्रज्ञ और स्रो, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन वर्ण है। क्या है? संयुक्त व्यंजन वर्ण है। यहाँ से याद हो गया, योरो लोभ क्या है? अंतःस्थ वर्ण, और तालम सो, मूर्धन्य सो, धन सो हो क्या है? उष्ण वर्ण है। अक्षोत्तर ज्ञ स्रो क्या है? संयुक्त व्यंजन वर्ण है। उसके बाद है आयोग वाह, ये क्या लिखे? आयोग वाह, आयोग वाह। तो आयोग वो ही होता है, एक अनुस्वार और विसर्ग आ, अनुस्वार और विसर्ग आ, ये क्या है? आयोग वाह। अब देखो नए, नए मतलब नया, नया गृहित व्यंजन कौन है? नया जो 2 शब्द होता है वो है बड़ी रो और छोटी रो। नौ से नया, बड़ी छोटी, नया बड़ी और छोटी रो, नया गृहित व्यंजन। तो नए गृहित व्यंजन क्या है? बड़ी रो और छोटी रो। तो 1 2 3 4 5 पॉइंट है, इसको याद ही रखना, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। अगर तुम लोग टेस्ट दिया होगा तो आता है कि नहीं आता है? एकदम आता है इससे क्वेश्चन। अंतःस्थ पूछ लेगा कौन है, उष्ण वर्ण कौन है, संयुक्त व्यंजन कौन है, तो याद रखना योर और लोभ क्या है? अंतःस्थ, और उष्ण वर्ण क्या? तालम से, मूर्धन्य स्व, दंत स्व हो, संयुक्त व्यंजन क्या? अक्षत्र ज्ञ और स्रो, आयोग का अनुसार अवसर का, और नए गृहित व्यंजन क्या है? बड़ी रो और छोटी रो। बस तुमको इतना ही पढ़ना है वर्ण में, बाकी इससे ज्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं है। किताब में सब चीज दिया होता है, तुमको अभी वो सब से दिमाग झमेला खत्म करना है। बस इतना ही पढ़ लो, इससे ही एग्जाम में आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।